हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स। बेटा आज हम एक प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो कि 40 मार्क्स का है। तो फर्स्ट सेक्शन ये है हमारे पास जिसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि लकड़ी के 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर लंबे 3 टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाए तो तख्तों की कम से कम संभव संख्या क्या होगी। मतलब हमें ऐसा बताना है कि इन सभी टुकड़ों को कितने उसमें बांटा जाए कि सभी का एक सेम साइज बन जाए। मतलब 42 मीटर के तख्ते को भी आप उसमें बांट सको, 49 को भी और 63 को भी। तो बेटा हमें क्या करना है, इनका कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। ठीक है, तो 40 आपको वैसे भी क्लियर दिख रहा होगा कि 42, 49 और 63 किसके टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 ही इनका HCF है। तो व्हाट विल बी द आंसर, C। HCF निकालना भी आता होगा आपको, अदरवाइज हम कर भी लेते हैं। यहाँ पे बेटा जब 3 टर्म्स होती हैं हम 2-2 का पेयर बना के HCF निकालेंगे। छोटी टर्म से बड़ी टर्म को भाग किया आपने, 1 पर गया, 7 बचा। अब ये टर्म अंदर चली जाएगी, 42 को 7 से भाग करेंगे, चला गया पूरा। नाउ द HCF इज 7, है ना। इन दोनों का HCF अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा, 7। ये वाला आंसर नहीं होता HCF में, 7 है। अब 7 का आप तीसरी टर्म के साथ निकाल देंगे। 7 से 63 को भाग करेंगे, 9 पे पूरा चला गया। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos A इज इक्वल टू 7/25, तो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम A रखा, BC। अब cos A दे रखा है, इसका मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये 7/25, ये 7 है, B/H होता है ना, तो ये 7 हो गया, ये 25 हो गया हमारा। तो 7 25 के साथ किसका ट्रिपलेट होता है, 24 का। ये तो कुछ बेसिक ट्रिपलेट आपको जरूर याद होने चाहिए जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से। BC का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग में से हम इसको घटा देंगे, AC² माइनस AB²। वैल्यूज रख देंगे आप, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। 576 किसका वर्ग होता है, 24 का। 25 तक 30 तक आपको सारे वर्ग और उनके वर्गमूल याद होने चाहिए। अब tan A प्लस cot A हमसे मांगा है। tan A कितना बन गया, P/B है ना, तो 24/7। और cot A क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, B/P। सो इट विल बी 7/24। अब इसे आपने सॉल्व करना है। 24 को 24 से गुणा कर देंगे, 576 बन गया। 7 को 7 से 49 और नीचे आपस में गुणा हो जाएंगे, तो ये बन गया 168। सॉल्व करके 625/168, आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी में 3 नीली और 4 लाल गेंद है। तो टोटल लिख लेते हैं पहले, 7 हो गया। अब हमें रेड बॉल चाहिए। रेड बॉल कितनी आ सकती है बेटा, 4। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स आर 4, प्रोबेबिलिटी इज 4/7, आंसर इज B। नेक्स्ट है, निम्न बंटन के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग बताइए। तो पहले तो हमें देखने पड़ेंगे कि माध्यक वर्ग मीडियन क्लास है कौन सी और मॉडल क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास देखने के लिए हमें CF निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता है ना, 10, फिर 15 जोड़ा 25, फिर 12 जोड़ा 37, फिर इस तरीके से हमारे पास CF आ गई। अब n कितना हो गया, यानी कि 66। n/2 कितना बना आपका, 33। अब 33 से बड़ा जो भी आपके पास CF में आएगा वो ही हमारी मीडियन क्लास होती है। तो मीडियन क्लास होगी हमारी 10 से 15। अब ये तो हमें पता चल गया। मॉडल क्लास देखते हैं। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है। तो 20 हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा, इसका मतलब मॉडल क्लास इज 15 से 20। अब इसकी निम्न सीमाओं का योग करना है, लोअर लिमिट्स का सम करना है। इसकी लोअर लिमिट 10 है, इसकी 15 है, दोनों को जोड़ के आंसर 25 आ गया। नेक्स्ट है, 0.7 त्रिज्या के एक वृत्ताकार पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या बताइए। तो बेटा आप ध्यान रखिए कि जब भी एक पहिए से आप चक्कर लगा रहे हैं तो एक चक्कर मतलब एक परिधि, उसकी एक सरकमफ्रेंस है ना।
एक चक्कर मतलब एक परिधि, एक रेवोल्यूशन मतलब एक सरकमफ्रेंस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अब 2πr कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू रख दी और r भी हमें पता है 0.7, सॉल्व करके आ गया 4.4 मीटर। टोटल दूरी उसने कितनी करी 176 मीटर। यूनिट जरूर चेक कर लेनी है, यहाँ पे भी मीटर यहाँ पे मीटर है ना। तो अब एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, तो टोटल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कुल दूरी को हम इस दूरी से भाग कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर इज 40। 80 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के, पहले हम एक देखिए इसको लिख लेते हैं। R हमारा है 80 सेंटीमीटर और H इसका है 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसका अनुपात बताना है किस किस का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी कि TS से, है ना, टोटल सरफेस एरिया का, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी या लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। दैट मीन्स TSA का रेशो आपको CSA के साथ चाहिए बेलन का। अब बेलन का TSA क्या होता है 2πRH, और ऊपर का सर्कल भी और नीचे का सर्कल का एरिया 2πr²। πr² एक सर्कल का, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सर्कल होते हैं, दैट मीन्स 2πr²। और अब इसका CSA क्या होता है, CSA खाली यही होता है 2πRH। कुछ भी काटेंगे नहीं, जब भी जमा घटा के साथ आपकी टर्म्स हैं ऊपर, तो नीचे आप काटेंगे नहीं कि ये टर्म सेम हो गई काट दो, चलो ऐसा नहीं करना बेटा। तो अब हम देखेंगे कॉमन हम निकाल लेंगे, इधर से 2πr आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 2πr कॉमन आ गया, अंदर बचा H इधर से, और यहाँ पे r² है, दैट मीन्स एक r भी बच गया, 2πRH नीचे। अब हम काट देंगे इसे, कॉमन निकालने के बाद हम इसे काट सकते हैं। 2πr से 2πr कट गया, हमारे पास बचा H + r/H। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे, 80 + 20 / 80। अब देखो ये मैं आपसे कहना चाह रही थी बेटा, इसको हम ऐसे नहीं काटेंगे कि 20 से 20 काट दिया, अलग से पहले सॉल्व करेंगे या आप कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 80 + 20 कितना बन गया 100, 100 / 20। अब काट देंगे इसे, 5 आ गया, आंसर इज 5:1। x का मान जिसके लिए ये तीनों टर्म्स एक समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है, 3 consecutive terms of an AP। अब consecutive लगातार आने वाले पद हैं, इसका मतलब इनका D सेम है, अंतर सेम है, और अंतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरी में से पहली को घटा के और तीसरी में से दूसरी को घटा के। तो लिख लेते हैं A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A3 - A2, जिसे हम D कहते हैं। अब वैल्यूज रख दो, A2 क्या है x + 10 माइनस A1 क्या है 2x, और इस तरफ क्या आ जाएगा A3 लिखेंगे पहले 3x + 2 माइनस दूसरी टर्म करनी है, ब्रैकेट में डालेंगे और बाहर माइनस का साइन x + 10। अब बस सॉल्व करना है आपने, x - 2x - x + 10 ऐसा कैसे, इस तरफ आ जाएगा 3x + 2 - x - 10। सेम टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे। कैलकुलेशन आपको बहुत स्ट्रांग रखनी है और केयरफुली पेशेंस से काम करना है बेटा। आंसर इज 6। बिंदु 5 + 5 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। अब मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन 0 0 है ना। अब जब x2 - x1 होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब 0 को घटाने से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो पहला हो गया 5 का वर्ग, दूसरा हो गया घटा 5 का वर्ग, दोनों जगह 25 25 आ गया, 25 + 25 50। अब 50 के फैक्टर कर देंगे, 2 × 25, 25 का √5 बाहर आ गया, 5√2 हमारा आंसर बन गया। निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल बताइए। एक आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है और आपको ये सिस्टम सॉल्व करना आता है। क्या करेंगे, नंबर डाल दिया सबसे पहले। अब आप देख रहे हो एक किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना है, या तो इस x के साथ 3 बना दूं या इस y के साथ 3 बना दूं, तो हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं। और एक को बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को, पूरी लाइन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मैंने देखा ना 3 से करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे पूरी लाइन को ही 3 से करना पड़ा। अब बहुत ध्यान से 3 को x से किया 3x, घटा 3 से करा घटा 9y, और 3 को 2 से किया 6 आ गया। इसको दे दिया आपने नंबर 3। अगला भी दे सकते हैं, नहीं तो एक नंबर का क्वेश्चन है, आप
फटाफट भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सेकंड और इसको सॉल्व करना है। साइन चेंज कर देंगे आप, है ना। इसका माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये भी प्लस का माइनस हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3x घटा 3x कैंसिल हो गया, घटा y जमा 9y, ये वाला साइन अब कंसीडर किया जाएगा, पहले वाला नहीं। तो ये था घटा y और ये है जमा 9y, क्या बना, जमा 8y, और 14 में से 6 गए 8, y बराबर 1, x घटा 3 बराबर 2 हो गया, यानी कि x बराबर 5, y बराबर 1 हमारा आंसर निकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु घटा 1 6, बिंदुओं घटा 3 10 और 6 घटा 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में बांटता है। तो पहले तो हम इसको देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट इसने सही कही है या नहीं। आपको ये ऑप्शंस मैं कई बार समझा चुकी हूँ बेटा। पहला ऑप्शन हम जब टिक करते हैं जब दोनों बातें सही होती हैं और उसका रीज़न उसके अकॉर्डिंग होता है। दूसरा ऑप्शन हम सही कहते हैं, बातें दोनों सही हैं लेकिन रीज़न उसके अकॉर्डिंगली सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन आप जब चूज़ करेंगे जब ए ठीक है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन आपका जब है जब ए गलत है स्टेटमेंट और रीज़न सही है। ठीक है, तो अब पहले हम इसकी चेक करेंगे कि ये ठीक का है इसने या नहीं। तो हम एक लाइन बना लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, और ये पॉइंट हमें दिया है घटा 1 6, रेशो भी दे रखा है 2:7 और कॉर्नर्स के पॉइंट भी हमने लिख दिए। अब हम रेशो फॉर्मूले से देखेंगे, घटा 1 किसके बराबर होना चाहिए, 2 को 6 के साथ गुणा करोगे 12 और 7 को घटा 3 के साथ 21 बन गया, और नीचे 2 जमा 7 9। इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, घटा 9 बटा 9 यानी कि घटा 1। इसका मतलब ये बात इसने ठीक लिखी है। ऐसे दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट को। 6 किसके बराबर होना चाहिए, 2 को आप घटा 8 के साथ गुणा करोगे घटा 16, 7 को 10 के साथ 70 बटा में 9, अगेन 6 आ गया। इसका मतलब ये बात इसने बिल्कुल ठीक कही है। दूसरी बात उसने रीज़न क्या बोला है, यदि 3 बिंदु ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होता है। ये बात बेटा ठीक है। इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन कहाँ ये रेशो का क्वेश्चन और कहाँ ये डिस्टेंस का आ गया है ना। तो ये अलग अलग दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन रीज़न इसके अकॉर्डिंगली सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हम चूज करेंगे, बी। नेक्स्ट देखिए, 7 से भाग होने वाले पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 7 की सीरीज बना लेते हैं, 7 14 21 और 40वें नंबर पे कौन सा आएगा, 7 को 40 से गुणा करके देख लेंगे 280। अब आपको पहली टर्म भी पता है, डी भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। इन सब का हमें टोटल निकालना है। n 40 है, s 40 हमें निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बस वैल्यूज ध्यान से रख के कैलकुलेशन कर देंगे। आंसर इज 5740। इसके साथ चॉइस में यदि समांतर श्रेणी के छठे पद का 6 गुना, छठा पद यानी कि A6, इसका 6 गुना बराबर है 9वें पद के 9 गुना, 9वां पद A9 और उसको 9 से ही गुणा करना है। तो इसका 15 टर्म हमें निकालना है। ये पहले इसे सॉल्व करते हैं बेटा। A6 आपके पास क्या होता है, A जमा 5D और 9 के अंदर क्या लिखना है, A जमा 8D। A9 का फॉर्मूला लगा दिया। बस यहाँ से इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। ब्रैकेट्स ओपन करी, टर्म्स कलेक्ट करेंगे। 9 में से 6 गए 3 है और यहाँ से किया 42D। अब 3 और 42 में से आप 3 कॉमन निकाल दोगे, अंदर बचा A जमा 14D और A जमा 14D किसका फॉर्मूला है, A15 का। दैट मीन्स A15 इज 0। A15 0 क्यों इसलिए हो गया, क्योंकि 3 तो 0 होगा नहीं और दोनों में से एक ना एक तो जरूर 0 है कि गुणा करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली टर्म ही 0 है और जो कि A15 है। नेक्स्ट है, यदि ये चारों किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है तो x और y की वैल्यू बताइए। x और y आपको एक अननोन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पैरेललोग्राम बना दिया आपने।
अब हमें क्या पता है समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है बेटा, कि इसके जो मिड पॉइंट होते हैं डायगोनल्स के मध्य बिंदु दोनों का सेम होता है। AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु सेम होगा। तो अब हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। AC का मध्य बिंदु क्या बनेगा, 3 जमा x बटा 2, है ना। फिर y में y जोड़ो, 1 जमा y बटा 2, और ये किसके बराबर होगा, BD का निकालते हैं, 5 जमा 4 बटा 2। ऐसे y निकालो, 1 जमा 3 बटा 2। अब इसका मतलब ये वाली चीज इसके बराबर है, ये वाली चीज इसके बराबर है। 5 जमा 4 9 बटा 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, x बराबर 6। ऐसे अब y को सॉल्व कर लेंगे, y बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर को हमेशा हाईलाइट कीजिए। दिया है √5 अपरिमेय है तो सिद्ध कीजिए 3√5 अपरिमेय। माना 3√5 एक परिमेय संख्या है, इसको आप कुछ भी मान लेंगे, आप x मान लिया, √5 यहीं रहने देंगे, 3 को बटे में ले जाएंगे। अब ये परिमेय माना है और ये अपरिमेय ऑलरेडी दे रखा है, दैट मीन्स अपरिमेय इज इक्वल टू परिमेय, विच इज नॉट पॉसिबल। Therefore 3√5 is an irrational number या एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से बेटा 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। पहले हम एक साइड को सॉल्व करते हैं। एलसीएम लोगे, दोनों टर्म्स आ जाएंगे, नीचे इनटू हो जाएंगे ना, बटरफ्लाई मेथड आप अप्लाई करेंगे, दोनों नीचे गुणा करिए, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। फिर ये ऊपर चला गया 1 के साथ और ये इधर इस 1 के साथ, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ तक करने के बाद हमें अभी इसे आगे सॉल्व करने का नहीं पता है ना, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ आता, जहाँ तक आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करनी है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा अनअटेम्प्टेड ना रहे, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको आता भी है और आपने ध्यान से करना भी है। बेटा देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकती हूँ ना मैं यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा क्या है, इसका उल्टा, इसको उल्टा करके लिख दिया। अब बताओ आप कर सकते हो ना इसे, इसका फिर से एलसीएम लिया, नीचे तो यही दोनों आ जाएंगे और ऊपर ऐसे इसकी इससे इसकी इससे, तो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से गुणा करोगे तो साइन की पावर 4 बन गई, ऐसी cos की पावर 4 और ये आ गया, है ना। अब इसको हमने कैसे लिखा, sin 4 का तो हमने सीखा नहीं है, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को अंदर रहने दिया, बाहर स्क्वायर लिख दिया और नीचे यही चलता रहने दिया। बेटा अब आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। ये हमारी टर्म a है, ये b है, तो वो क्या होती है, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं आप करते चले जाएंगे। अब देखो इसको इस तरीके से लिख दिया, एक बार माइनस एक बार प्लस, और ये प्लस वाली टर्म क्या आंसर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब ये टर्म तो हट गई, मेरे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, जो कि हम यहाँ पे भी निकाल चुके थे। इसका मतलब दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई, हैंस प्रूव्ड। जिस रस्सी से गाय को बांधा जाता है उसकी लंबाई 16 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी जाती है। एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे एक रस्सी से एक गाय बंधी है मान लो, तो इस तरीके से बेटा अगर आपके पास है तो ये घूम सकती है ना, आप बताइए, आप ऐसे घूम सकती है ना, तो इसका मतलब ये क्या बना रही है, एक सर्कल बना रही है ना। तो हमने क्या करना है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले एक आर थी इसकी 16 मीटर और अब कैपिटल आर हमारी हो गई 23 मीटर, तो जो क्षेत्रफल में बड़ा होगा वो हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला सर्कल, पाई कॉमन निकाल लेंगे आप, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार घटा कर दिया और एक बार ही जमा कर दिया। अब वैल्यूज रख देंगे, 22/7, यहाँ पे क्या है 23 घटा 16 और यहाँ पे क्या है 23 जमा 16, दिस इज इक्वल टू 22/7 गुणा 7 और यहाँ पे बन गया आपका 39। इसको आप कैंसिल कर देंगे
और ये हमारा आ जाएगा 838 आई थिंक मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चॉइस में है इसके साथ, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अभी तो हमने ये पूरे सर्कल का निकाला था, पहले इतना था और अब इतने का निकाला था। अब हमारे को सिर्फ एक सेक्टर का निकालना है। अब की बात सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर आपने माइनस करना है। सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, θ/360 πr², है ना। 2 आ रहे हैं अगेन हमारे पास, 1 14 और 1 7। θ/360 पाई कॉमन आ गया, अंदर बचा r² माइनस r², और अगेन 14² माइनस 7², जैसे अभी पीछे किया था a² माइनस b² से। एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। इसे सॉल्व करके आपके पास आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार प्लस किया तो बेटा 21 बन गया, और एक बार माइनस करोगे तो 7 बन गया। फॉर्मूलेस की हेल्प हमारी इसी काम आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मंथली हॉस्टल चार्जेस कुछ पार्ट उसका फिक्स है, और शेष इस भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। बाकी उसे दिनों के हिसाब से पे करना पड़ता है। एक विद्यार्थी ए जो 22 दिन का भोजन करता है उसे 1380 रुपये देने पड़ते हैं, और बी को 28 दिन भोजन करता है उसे 1680। तो हम क्या करते हैं, जो फिक्स पार्ट है उसे एक्स मान लेते हैं। फिक्स चार्जेस को हमने क्या मान लिया, एक्स। जो चीज़ निकालनी होती है उसे ही मान लेते हैं। नियत व्यय निकालना है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है ना, तो इसे एक्स मान लिया, और एक दिन का मान लिया हमने वाई रुपये। अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि एक्स जमा 22 दिन रह रहा है ना, तो एक दिन में वाई रुपये देता है, तो 22 दिन में 22 वाई दे देगा, और कितना हो गया टोटल 1380। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स जमा 28 वाई। 28 दिन रहा तो 28 वाई, अगर एक दिन रहा तो वाई रुपये देने पड़े, 28 दिन रहा तो 28 वाई, और टोटल मिला के उसे 1680 रुपये देने पड़े। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, डायरेक्ट आपको कोफिशिएंट सेम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, सेम कोफिशिएंट है। सिंपली आई हैव टू चेंज द साइंस। तो ये सब माइनस कर दिए, इसको कैंसिल हो गया, ये बचा -6y बराबर -300, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 50 रुपये। y की वैल्यू अब हम किसी में भी रख देंगे, 22 × 50 बराबर 1380, x बराबर 280 रुपये। फाइनल आंसर आप इकट्ठा लिख देंगे। फिक्स चार्जेस आपके 280 रुपये हैं, और एक दिन का आपको चार्ज 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। चॉइस में है इसके पास क्वेश्चन, अनिल ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं, और गलत उत्तर पर 1 अंक कट जाता है। तो बेटा हम इसको कर लेते हैं, सही उत्तर पे माना, सही उत्तर उसके हमने नंबर मान लिया कि सही उत्तर उसने x किए हैं, और गलत उत्तर उसने y संख्या में किए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 अंक मिले ना उसे एक क्वेश्चन पे, तो 3x हो गए टोटल, और एक नंबर कट गया तो उसे माइनस किया 1 y से, है ना, तो टोटल कितने हो गए मिला के, इस तरीके से उसे 40 मिल रहे हैं। दूसरी बार कंडीशन कहता है कि 5 अंक अगर सही पे मिले, यानी कि 5x और 3 कट जाए, 5x घटा 3y बराबर कितने मिलेंगे आपके पास 60। अगेन बस यहाँ अब हमें क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, इक्वेशंस बन गई, इन्हें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आपको कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो पहली को 3 से गुणा कर दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि ये 3y है ना, इसको सीधा 3 से गुणा कर दूं तो 3y इधर मिल जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ तक हम कर चुके हैं। साइन चेंज कर दिए, ये घटा, ये जमा, ये घटा। तो बेटा अब क्या हुआ आपके पास, आपने ये इक्वेशन लेनी है और एक इक्वेशन ये लेनी है। 5x घटा 9x घटा 4x, 3y और 3y तो कैंसिल हो गए, और यहाँ बचा 60 घटा 120, यानी कि घटा 60। घटा से घटा कट गया, x बराबर 50। x की वैल्यू रख देंगे आप कहीं पे भी, यहाँ पे रखी हमने 3 × 15 घटा y बराबर 40, 45 घटा 40, y बराबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसकी शेप एक सिलेंडर की शेप में है, और
इस पर एक अर्धगोलाकार बेलन बर्तन अंदर बना हुआ है बेटा। बेलन की ऊंचाई 1.4 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही पॉइंट आपको नोट करना है ऐसे क्वेश्चंस में कि यूनिट में क्या क्या डिफरेंसेस दे रखे हैं, सेम है या अलग अलग हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से भाग करेंगे इसे, तो 100 से भाग करने पे 0.3 मीटर बन गया। अब इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ये आउटर बॉडी है, एक ये नीचे की बेस है सर्कल, और एक ये अर्धगोले का शेप है आपके पास। तो अर्धगोले का भी CS से हो गया। ठीक है, फॉर्मूले लगा देने हैं बस आपने, 2 पाई RH पाई R स्क्वायर और 2 पाई R स्क्वायर। ये पाई R स्क्वायर और 2 पाई R स्क्वायर क्या बन गया, 3 पाई R स्क्वायर। यहाँ तक कर चुके बेटा, देखो कॉमन निकल गया। अब हमारा वैल्यूज रखनी है, क्वेश्चन को समझ के आपने फॉर्मूला पुट कर देना, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन का काम हमारा रह जाता है बेटा। आप अपने आप समझेंगे इन कैलकुलेशंस को। आंसर इज 3.58 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखना है। नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज से सीधी सड़क पर हवाई जहाज की विपरीत दिशाओं में 2 अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो एक अगर हमारे पास ये फिगर है, एक हवाई जहाज इस तरीके से और 60 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बन रहे हैं। अनुक्रमिक का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक पत्थर ये है, एक पत्थर ये है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये 1 घटा x होगा। BC पूरा कितना है, 1 किलोमीटर। सक्सेसिव किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसका मतलब ये टोटल दूरी आपकी 1 किलोमीटर है। अब इसको x माना तो ये कितना रह गया, 1 घटा x। इस दूरी को, हाइट को हमने h मान लिया। ठीक है, ये सारा मैंने आपको यहाँ वर्किंग करके दिखा दी, 1 माइनस x। अब हमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ACD, इसमें h बटा x tan 45 के इक्वल है, यानी कि 1 के इक्वल है। तो h इज इक्वल टू x। यहाँ तक हम कर चुके। और एक काम और करना है, यहाँ पे हमारा अवनमन कोण था, तो अवनमन कोण में हमें इस तरीके से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है और यहाँ एंगल शो करने होते हैं ना, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये 60 डिग्री का एंगल। आगे चलते हैं, आपकी बात दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ADB। ADB में h अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, उसकी वैल्यू √3 है। अब h किसके इक्वल था, x के। सारा क्वेश्चन x में चेंज कर लिया हमने, 1 माइनस x ऊपर चला गया बेटा, ब्रैकेट खोली तो √3 माइनस √3x, x की टर्म इधर जाके प्लस हो गई। अब x कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस √3 इज इक्वल टू √3। अब खाली x को यहीं छोड़ेंगे, ये पूरी टर्म गुणा हो रही है तो पूरी टर्म भाग हो जाएगी उधर जाके, और यही हमारा आंसर है क्योंकि x और h इक्वल हैं। आप चाहें तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न आंकड़ों का माध्य 53 है, F1 और F2 बताइए। बहुत बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। देखिए, आपने x निकाला, फिर fx निकाला, और इस तरीके से 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें दे रखा है। यहाँ पे f का टोटल आ गया 100, तो 53 प्लस F1 प्लस F2 100 बना, दैट मीन्स F1 प्लस F2 इज 47। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। फिर मीन के फॉर्मूले से हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर हमारा आ जाता है, F1 इज 18 एंड F2 इज 29। चॉइस में इसके साथ क्वेश्चन है, बहुलक और माध्यक का अंतर बताइए। दैट मीन्स मुझे बहुलक भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है, और उसके बाद क्वेश्चन का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब बहुलक के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मेरी F1 है, उससे ऊपर F0 है और फिर F2 है। तो मॉडल क्लास कौन सी हो गई, 30 से 40, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मॉड का फॉर्मूला लिखेंगे, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुत ध्यान से, फुल मार्क्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस।
इस पार्ट को बिल्कुल सेपरेट रखना है। जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता उसके बाद हम इसको ऐड ऑन करेंगे। 40 घटा 35 कितना बना बेटा? 5। 5 को 10 से गुणा किया 50। नीचे 40 गुणा 2 80। 80 में से इन दोनों को जमा कर लेंगे 60। नेक्स्ट आ गया 30 जमा 50 बटा 20। 0 से 0 कट गई, 5 बटा 2 यानी कि 2.5। आंसर इज 32.5। अब हम इसका मीडियन निकालेंगे, जिसके लिए हमें संचयी बारंबारता CF चाहिए होती है बेटा। ध्यान से आप इसे ऐड ऑन करते जाएंगे सबको। n आ गया हमारा 170। इसका आधा करेंगे 85। 85 से बड़ा कौन सा है? ये वाले है ना 105। CF में देखेंगे 85 से बड़ा 105 आपने देख लिया, तो यही मेरी मीडियन क्लास है। आप इसको हाईलाइट कर दोगे, अब मीडियन क्लास लिख दोगे 30 से 40। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। अब आप देख लेंगे मुझे क्या क्या जरूरत है इस फॉर्मूले में। n/2 हम निकाल चुके हैं 85। CF कौन सा है? इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला 65। L हो गया हमारी लोअर लिमिट 30, CF हो गया 65 और F इसका अपना होता है बेटा 40। H आपको पता ही है 10 है, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। 0 से 0 कट गई है, 20 बटा 4 यानी कि 30 जमा 5 हो गया। आंसर इज 35। अब दोनों का अंतर निकालना था मुझे। आंसर इज 2.5। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 5 दोस्त और उनमें से एक की माँ पिकनिक मना रहे हैं, तो कार्ड का गेम खेलने के लिए 17 कार्डों को एक बॉक्स में अच्छी तरह से डालकर मिलाया जाता है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहले ड्रॉ में पहले लड़के द्वारा एक विषम संख्या का कार्ड निकालने की प्रायिकता बताइए। पहले तो आपके पास 1 से 17 तक के कार्ड हैं, तो हमने क्या किया, टोटल लिख लिया 17। तो इनमें से विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? फेवरेबल आउटकम्स हमारे वही बन जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। कितने हो गए? काउंट कर लेंगे 9। प्रोबेबिलिटी हो गई 9/17। सेकंड क्वेश्चन है, अब दूसरे ड्रॉ में पहले ड्रॉ में निकाले गए कार्ड को वापस डाल दिया जाता है। इसका मतलब 17 के 17 कार्ड हो गए। दूसरे लड़के द्वारा अभाज्य संख्या का कार्ड निकालने की प्रायिकता बताइए। अब अभाज्य छांटने हमें। फेवरेबल आउटकम्स कौन होंगे? याद रखना है कि 1 हमें नहीं लेना है। 1 ना भाज्य होता है ना ही अभाज्य। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 जो किसी और के टेबल में ना आए। टोटल गिन लिए 7। आंसर बन गया 7/17। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं हमसे, यदि दूसरे ड्रॉ में लड़के को नंबर 2 मिला और कार्ड को वापस नहीं डाला गया, इसका मतलब एक कार्ड कम हो गया है ना, 16 कार्ड रह गए हमारे पास। तो तीसरे लड़के द्वारा 5 से अधिक 3 के गुणांक वाला कार्ड निकालने की प्रायिकता बताइए। 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा 3 का मल्टीपल कौन कौन से होगा? 6, 9, 12, 15 है ना। 5 से बड़ा लेना चाहिए और 3 का मल्टीपल हमने ये लिख दिया। अब इसे गिन लो 4। प्रोबेबिलिटी बन गई 4/16। काट के आ गया 1/4। चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है, यदि दूसरे ड्रॉ के बाद कार्ड को वापस डाल दिया जाता है, तो इसका मतलब उसके पास फिर से कितने कार्ड हो गए? 17। तो चौथे लड़के द्वारा 17 से बड़ी संख्या वाला कार्ड निकालने की प्रायिकता बताइए। 17 से बड़ा आ सकता है उसका नंबर कोई? 17 तक के नंबर थे ना बेटा, तो 17 से बड़ा तो कोई आ ही नहीं सकता। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा 0 है एंड द प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 0। दैट्स ऑल बेटा। बहुत ध्यान से इसके कैलकुलेशन वर्क अपने आप कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए, अच्छे से समझिए, एक नहीं 2-2 बार समझिए बेटा, और उसके बाद सारा पेपर खुद ट्राई कीजिए, अपने हाथ से उसे लिख लिख के कीजिए, और जितना उसका टाइम आपको दिया गया है उतने टाइम से पहले ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।